हेलो एंड वेलकम टू साइंस ट्रेन। और आज के सफ़र में हम हाजिर हैं वो वीडियो लेके जिसका हमने वादा किया था आपको चैप्टर पढ़ाते समय कि लाइफ प्रोसेस जो है ये एक बड़ा चैप्टर हो जाता है क्लास 10th के लिए। तो इसमें क्वेश्चन का डिस्कशन का एक अच्छा वीडियो बनाएंगे और जल्द से जल्द आपके लिए लेके आएंगे। तो आज हाजिर हैं वही वीडियो लेके। और जैसा कि आप जानते हैं कि इस चैप्टर में 4 सिस्टम आ जाते हैं, तो सभी से हम लोग क्वेश्चन लेंगे, चीज़ों को सीखेंगे। 4 चैप्टर क्या क्या हो गए? न्यूट्रिशन, इसमें से 3 जो है पहले बोलिए, वो जो लाइफ के लिए एसेंशियल है, चाहे लाइफ एक सेल का बैक्टीरिया क्यों नहीं हो या बड़ा से बड़ा ब्लू व्हेल क्यों नहीं हो। वो कौन सा है? 3। न्यूट्रिशन, खाना सबको चाहिए, एनर्जी सबको चाहिए, और उससे एनर्जी निकाला कैसे जाए? तो रेस्पायरेशन, खाने से। और जहाँ पर भी मेटाबॉलिज्म हो रहा होगा वहाँ पे एक्सक्रीशन हो रहा होगा, यानी कि वेस्ट मटेरियल कुछ ना कुछ बन रहा होगा जिसको बॉडी से बाहर निकाला जाएगा। और चौथा जो चैप्टर है, 3 तो बेसिक है, ये लाइफ के लिए बेसिक प्रोसेसेस हैं। और चौथा जो इस चैप्टर में आपको पढ़ना है वो है ट्रांसपोर्टेशन। और ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में पड़ती है, प्लांट्स एनिमल्स में, क्योंकि उसमें कई सेल्स कोऑर्डिनेट करके एक लाइफ बनाए हुए हैं, तो उनके बीच एक्सचेंज ऑफ मटेरियल होना जरूरी है। हम लोग बात कर रहे होंगे ट्रांसपोर्टेशन में केवल उस ट्रांसपोर्टेशन का जो एक सेल से दूसरे सेल तक वाली बात हो रही है। अगर कोई एक सेल का ऑर्गेनिज्म है जैसे कि अमीबा, तो उसके साइटोप्लाज्म में अगर आप देखेंगे तो उसमें भी मटेरियल्स का चहल पहल तो हो रहा है। न्यूक्लियस से कुछ निकल के साइटोप्लाज्म में आ रहा है। क्या निकल के आ रहा है? डीएनए से मैसेंजर आरएनए बना, ठीक। मैसेंजर आरएनए से फिर प्रोटीन सिंथेसिस होगा कहाँ? साइटोप्लाज्म में। तो इस तरह से मूवमेंट तो वहाँ भी है, लेकिन हम लोग जो ट्रांसपोर्टेशन की बात कर रहे होंगे वो एक सेल से दूसरी जगह की बात हो रही होगी, ठीक। लेते हैं, क्वेश्चन लेना शुरू करते हैं। हम लोग सर्सन रीजन भी देखेंगे और एक तगड़ा डिस्कशन हम लोग शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन में इक्वेशन पूछ रहा है आपको फोटोसिंथेसिस का। तो फोटोसिंथेसिस एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है, जिसको एनर्जी चाहिए चाहिए और फूड सिंथेसाइज किया जाएगा। किसके किसके प्रेजेंस में? तो एनर्जी के लिए लाइट, और जो पिगमेंट है वो क्लोरोफिल, ठीक। तो सिर्फ इतना ही पे देखा जाए तो एक ही ऑप्शन में दे रहा है, ठीक। ध्यान रखिए, इसमें जो पहला है इसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलके सिंथेसाइज कर रहा है और ऑक्सीजन रिलीज कर रहा है। तो देखिएगा, तो ये इंपीरिकल, मतलब मिनिमम नंबर इस इक्वेशन में से निकालिएगा। इसमें देखिए ना, इसमें सबको डिवाइड कर दीजिए अगर आप 6 से, तो कुछ इस तरह का इक्वेशन यहाँ आ जाएगा। तो इंपीरिकल फार्मूला कभी कभी ऐसे को कह देते हैं इंपीरिकल इक्वेशन। तो उस पर भी हम लोग नहीं जाएंगे। आप जिस लेवल पे हैं बस ध्यान रखिए कि CO2 और वाटर मिलेगा तो ग्लूकोज बनाएगा, ग्लूकोज बनाएगा। ये देखिए, इधर 12 पानी है, इधर 6 पानी है के मॉलिक्यूल हैं। अगर कभी इक्वेशन में ऐसा करें कि भाई नेट तो वाटर लिया जा रहा है, तो यहाँ 6 दे दे, तो इधर नहीं देगा वाटर, तो आप मान लेंगे कि वो भी इक्वेशन है, वो भी इक्वेशन है। यहाँ पे इसमें पहले 12 यूज होता है और फिर 6 बनता है, इसलिए ये दिखाया जाता है इक्वेशन में आपको। आगे बढ़ते हैं। द इंटरनल सेलुलर एनर्जी रिजर्व इन ऑटोट्रॉफीज। देखिए, ऑटोट्रॉफ यानी कि फोटोसिंथेटिक प्लांट्स, और उनमें जो ग्लूकोज सिंथेसाइज हुआ फोटोसिंथेसिस में, उसको किस फॉर्म में रखा जाएगा और क्यों रखा जाएगा? क्योंकि एनर्जी को स्टोर करना है, चाहे थोड़ी देर के लिए करे तब या लंबे देर समय के लिए करे तब, प्लांट को फिर बाद में यूज करना होगा। हमेशा उसका फूड सिंथेसाइज हो ये जरूरी नहीं है। जैसे कि रात को, तो रात को फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा है, स्टार्च काम आएगा। तो रिजर्व फूड मटेरियल का कॉन्सेप्ट एनिमल प्लांट सब जगह होता है। एनिमल में ग्लाइकोजन, ठीक, उसमें भी जो लीवर वाले एनिमल्स हैं स्पेशली, ठीक। हम एनीवेज यहाँ पे मैमल्स लिख के निकल जाएंगे।
उसमें ग्लाइकोजन स्टोरेज फॉर्म है, ठीक। ये टेम्पररी स्टोरेज फॉर्म है। कौन सा फॉर्म बोलिएगा? टेम्पररी। लेकिन जो फैट है वो लॉन्ग टर्म स्टोरेज फॉर्म है। किसमें? एनिमल्स में। फैट लॉन्ग टर्म स्टोरेज। आज आपके पास फैट है, आप इस्तेमाल कीजिए, 5 साल बाद भी बहुत समय तक खाना नहीं मिलेगा तो ऐसे भी कार्बोहाइड्रेट के बाद फैट की बारी आने लगती है। और प्लांट्स में स्टार्च। स्टार्च विजुअलाइज नहीं हो रहा हो, देख नहीं पा रहे हो, तो सबसे सिंपल तरीका है कि चावल जब पकाया जाता है तो उसका जो पानी होता है, गाढ़ा पानी जो चावल में से कई बार पसा दिया जाता है, जिसको माड़ कहते हैं, वो मेनली स्टार्च है। तो ध्यान रखेंगे, स्टार्च वहां से आपको देखने में मदद मिलेगी। प्रोटीन जो है ये बॉडी बिल्डिंग मटेरियल है, ये रिजर्व मटेरियल नहीं है, बॉडी बिल्डिंग मटेरियल है। आप कहेंगे कि सर पहले कोई भूखा है तो सब गायब हो गया कार्बोहाइड्रेट, फिर फैट भी गायब हो गया, तब भी उसको खाना नहीं मिला, तब क्या होगा? तब लास्ट में उसके बॉडी के ही अपने प्रोटीन यूज होने लगेंगे। लेकिन इसका प्राइमरी काम एनर्जी के सोर्स के तौर पे काम करना नहीं था, बॉडी बिल्डिंग था, बॉडी का स्ट्रक्चर था। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स हैव पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन? पैरासिटिक हेट्रोट्रॉफ का एक स्पेशल एग्जांपल है। तो पेनिसिलियम और एगेरिकस दिख रहा है इसमें, ये दोनों फंगस है। और फंगस जो होता है ये सैप्रोफाइटिक होता है। सैप्रोफाइटिक का क्या मतलब होता है? ग्रो ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर। डेड एंड डिकेइंग मैटर पे ग्रो करने वाले को फंगस कहते हैं, ठीक। और एक और बात बोल दीजिएगा तो और सुंदर लगेगा कि जो सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन है इसमें फंगस या जो भी कर रहा होगा, जैसे प्रोटिस्ट और कुछ बैक्टीरिया भी करेंगे, तो ये लोग क्या करते हैं कि बाहर ही, कुछ बैक्टीरिया नहीं, ज़्यादा बैक्टीरिया रखिएगा, ये अपने शरीर से बाहर एंजाइम निकाल देते हैं बगल में, और वहाँ डाइजेशन हो रहा होता है और उसके बाद एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो पहले पचाना हो जाता है और तब खाना होता है। और वही बाकी सारे न्यूट्रिशन में मतलब हेट्रोट्रॉफिक जो बाकी है, जिनको होलोजोइक कहते हैं, उसमें पहले खाना फिर पचाना, ठीक। ये बात। तो ये तो सैप्रोफाइटिक हो गया। पूछ रहा है आपसे पैरासिटिक। पैरासिटिक पैरामीशियम जो है ये फ्री लिविंग है, ये खाना खाता है, प्रॉपर फूड मटेरियल को अपने अंदर लेता है। और वही जो मैंने अभी कहा, जो हम लोगों का भी है कि खाना पहले अंदर लेते हैं, दैट काइंड ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड होलोजोइक। और ये भी हेट्रोट्रॉफ है, तो ये भी हेट्रोट्रॉफ, ये भी हेट्रोट्रॉफ, ठीक। पैरासिटिक क्या है? वो भी हेट्रोट्रॉफ है, लेकिन ये क्या है कि एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म से रेडीमेड खाना ले रहा है, ठीक। इस तरह से लेता है कि ये खाना लेता रहे, वो जिंदा रहे, इसको खाना देता रहे, मारता नहीं है, क्योंकि वो फिर पैरासाइटिक नहीं हो जाएगा, प्रीडेशन हो जाएगा, मार देना, प्रीडेशन। एनीवेज, ये फेमस जो पैरासाइट है ये मलेरिया कॉज करता है। पैरासाइटिक मोड ऑफ क्या कहते हैं न्यूट्रिशन है, तो ये मलेरिया पैरासाइट है। तो ऐसे भी ये फेमस एग्जाम्पल दे रखा है, मलेरिया पैरासाइट। नॉट ए सैलिवरी ग्लैंड, इसका मतलब 3 होंगे इसमें से सैलिवरी ग्लैंड। यस, सैलिवरी ग्लैंड जो सलाइवा रिलीज करता है या सलाइवरी जूस बनाता है। आप जानते हैं कई प्रकार के जूस डाइजेशन में हेल्प करेंगे। 5 जूस हैं जिनका नाम बोल देना है आपको। सैलिवरी जूस, स्टमक के अंदर गैस्ट्रिक जूस, ठीक है। लीवर से रिलीज हो रहा है बाइल जूस, पैंक्रियास से रिलीज हो रहा है पैंक्रियाटिक जूस, और स्मॉल इंटेस्टाइन में जो रिलीज हो रहा है वो इंटेस्टाइनल जूस। एनीवेज, जो सैलिवरी जूस है वो 3 पेयर होते हैं सैलिवरी ग्लैंड के, उनसे रिलीज हो रहा होता है। सबका नाम आपसे नहीं पूछेगा, तब भी जो मोस्ट फेमस है वो पैरोटिड है, ठीक।
जो ईयर के नीचे वाले पार्ट में पाया जाएगा यहाँ पे, जिसके इन्फेक्शन से गलसोद हो जाता है, फूल जाता है जो। एनीवेज, पैरोटिड, ठीक, जीभ के नीचे सबलिंगुअल और जबड़े के नीचे सब मैक्सिलरी। तो ये तीनों नाम आता है सलाइवा के, ये है, ये है, ये है। लेकिन लैक्रिमल ग्लैंड का काम, लैक्रिमल ग्लैंड का काम ये टीयर्स बनाना है, आंसू। जब आप रोते हैं तो ये टीयर्स रिलीज करना शुरू करता है। हमेशा आप रोए तभी आंसू निकले ये जरूरी नहीं है। बहुत ज्यादा हंसे तो भी आ सकता है, कभी कभी खुशी के आंसू होते हैं और कभी कभी कुछ नहीं, आंखों में कोई दिक्कत है तो आंसू रिलीज होने लगा। ये हर हाल पे कहीं पर भी टीयर्स रिलीज हो रहा है। तो कौन रिलीज करा रहा है? लैक्रिमल ग्लैंड। मूवमेंट ऑफ फूड थ्रू द इसोफेगस इज ड्यू टू, देखो इसोफेगस जो है इसको फूड पाइप कहते हैं, जो ओरल कैविटी के बाद शुरू हो रहा है। फूड पाइप, उसमें खाना आगे जो मूव कर रहा है उसमें से कौन कौन ये मदद कर रहा है, ये पूछा जा रहा है। तो देखिए, खाना आगे बढ़ सके सही से, अटके नहीं, इसके लिए मुंह में उसको चबाया गया है। सरफेस एरिया बढ़ गया तो एंजाइम भी बेहतर काम करेगा, और उसको सलाइवा में मिक्स किया गया है जिससे फिसल के भी आगे जाना आसान हो रहा है। तो ये वो भी मदद कर रहा है। कौन? सलाइवा। ग्रेविटी कर रहा है कि नहीं मदद? बिल्कुल कर रहा है। ये जो नीचे की तरफ जा रहा है तो mg फोर्स लग रहा है, वो जो निगला गया है उस पर बिल्कुल कर रहा है ये मदद। इसलिए कोई सो के खा रहा है, मुश्किल होगा खाना, तो ग्रेविटी हेल्प करता है, बिल्कुल करता है। लेकिन जो मुख्य एक्शन है इंटेस्टाइन का या एलिमेंट्री कैनाल का कह दीजिए, ओरल कैविटी छोड़ के बाकी सब जगह जो एलिमेंट्री कैनाल है उसमें स्पेशल जो मूवमेंट हो रहा होगा, वो अर्थवर्म का मूवमेंट अगर आपने देखा हो, इस तरह से बॉडी पे लहराता हुआ दिखेगा, उसको पेरिस्टेल्सिस कहते हैं। पेरिस्टेल्सिस, ठीक। तो पेरिस्टेल्सिस मुख्य हुआ, इसका आंसर करेक्ट करना होगा। इस ये बी दे रहा है सिर्फ पेरिस्टाल्सिस, ना 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 ना, ल्यूब्रिकेशन, बिल्कुल फिसल रहा है, ये मदद कर रहा है। पेरिस्टाल्सिस तो मेन है, लेकिन ग्रेविटेशनल पुल नहीं है क्या? बिल्कुल है। सो ऑल ऑफ दीज करेक्ट आंसर है। गैस्ट्रिक डाइजेशन टेक्स प्लेस एफिशिएंटली इन, देखिए बहुत डिटेल में आपको नहीं जाना है, लेकिन दो चीजें बोलना है आपको जब ये एसिडिक और बेसिक की बात करेगा। तो प्रोटीन के डाइजेशन के लिए हाईली एसिडिक मीडियम चाहिए, और प्रोटीन का डाइजेशन मेनली कहाँ हो रहा होगा? स्टमक में। तो स्टमक में हाईली एसिडिक मीडियम होता है, पीएच वैल्यू 2.5 से 3 आने लगता है। हाँ, गैस्ट्रिक जूस का पीएच 2.5 to 3 होने लगता है। इतना कम, और ये कौन से एसिड की वजह से होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। एक तो ये बता देंगे, दूसरा आप ध्यान रखेंगे कि फैट के डाइजेशन के लिए, फैट का डाइजेशन जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन में शुरू होगा, डिओडेनम में, वहां पे फैट का डाइजेशन की मजबूरी है कि वहां पे उल्टा अल्कलाइन मीडियम चाहिए, बेसिक मीडियम चाहिए। अल्कलाइन मतलब बेसिक मीडियम यहां पे चाहिए। तो इसके लिए, किसके डाइजेशन के लिए? फैट के डाइजेशन के लिए। और एसिडिक मीडियम किसके चाहिए? देखिएगा, ये प्रोटीन नहीं लिख रहा है, ध्यान रखिए, ये प्रोटीन के लिए है, तभी प्रोटीन का डाइजेशन होगा, ये है मजबूरी। तो इस क्वेश्चन में और भी बातें आपने सीखी, आगे बढ़ते हैं। स्टमक ऑफ मैन मेनली डाइजेस्ट, अच्छा आ गया वही जो मैं बात कर रहा था, प्रोटीन, ठीक है। रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस इन विच एनर्जी इज रिलीज्ड एंड स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। हाँ भाई, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। फोटोसिंथेसिस क्या था? एंडोथर्मिक था, एनर्जी यूज हो रहा था, लाइट का एनर्जी, ठीक। फूड सिंथेसाइज हो रहा था, यहाँ पे फूड को तोड़ा जा रहा है तो एनर्जी वापस मिल रहा है, ठीक है। और वापस जो मिल रहा है वो सारा शरीर
किस रूप में यूज कर रहा है? तो एटीपी के। क्या आपने सुना है एटीपी को एनर्जी क्वाइन कहते हैं? ये एनर्जी क्वाइन है, जहां जरूरत पड़े शरीर में यूज कर लीजिए। हाँ देखिए, जो रेस्पिरेशन में नंबर ऑफ एटीपी, सारे स्टेप्स का तो आपसे एक्सपेक्टेड नहीं है, लेकिन रेस्पिरेशन में दो जगह काम चल रहा होगा। एक तो साइटोप्लाज्म में, समझिएगा, और दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, जो कि साइटोप्लाज्म के अंदर सेल ऑर्गेनेल है, सेल ऑर्गेनेल। ठीक, इसमें जो हो रहा होगा उस प्रोसेस को कहते हैं ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस ये ग्लूकोज का ब्रेकडाउन है, लेकिन कंप्लीट ब्रेकडाउन नहीं है ग्लूकोज ब्रेकडाउन, क्योंकि कंप्लीट कौन तोड़ेगा फिर फाइनल? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया, और यहां से बनता है पाइरूवेट या पाइरूविक एसिड कहिए चलेगा। और ये किसको मिल जाता है? ये मिल जाता है, ये रहा, इसको, माइटोकॉन्ड्रिया को, और आगे का काम वो कर रहा होगा। ठीक, इसके अंदर जो साइकिल चल रहा होता है, जो ये सब काम करा रहा होता है, इसको क्रेब्स साइकिल कहेंगे। ठीक, क्रेब्स साइकिल। उसके कुछ और भी नाम है, उतना पे बच जाइए, डिटेल नहीं जाना है आपको। साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया है। अब देखो, यहां पे सिर्फ 2 एटीपी बनता है, 2 एटीपी बनता है, बाकी 36 यहां बनता है। ध्यान रहेगा, 36 ये माइटोकॉन्ड्रिया, ये साइटोप्लाज्म। तो आपसे पूछेगा टोटल बताइए कितना बनता है, कब? जब ऑक्सीजन मौजूद हो, नॉर्मल रेस्पिरेशन चल रहा हो, तो कहिएगा 38। दोनों को जोड़ देंगे 38 हो जाएगा। ठीक, अब आइए, कह रहा है कि ऑक्सीजन नहीं है, तो याद रखिएगा ऑक्सीजन नहीं है तो माइटोकॉन्ड्रिया वाला काम रुक जाएगा। क्या बोला मैंने? ऑक्सीजन नहीं है तो ये वाला काम रुक जाएगा, केवल ये होगा, 2 एटीपी मिलेगा, उसी से काम चलाना पड़ेगा। अरे कुछ नहीं से कुछ तो हुआ। तो एनारोबिक रेस्पिरेशन में 2, क्योंकि साइटोप्लाज्म वाला प्रोसेस ही खाली होगा। अरे क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। टोटल ऑक्सीडेशन ऑफ 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन प्रोड्यूसेस। हाँ, अभी भी बात हुई है भाई, दोनों को जोड़ दो, 38। ये लो, आप सांस लेते हो तो हवा कहां से पास करता है? तो सबसे पहले नाक के छेद से पास करता है जी। ठीक, उसके बाद लैरिंग्स पे सीधे चले गए, ना ना ना। ठीक, नेजल पैसेज आएगा, नोस्ट्रिल के बाद नेसल, नजल पैसेज, वो जो बीच का रास्ता है, जो नजल मेम्ब्रेन से घिरा हुआ है, क्या कहलाएगा? नजल पैसेज। तो नोस्ट्रिल के बाद वो आएगा, तो फिर ये भी नहीं हुआ, ये पहले ही लैरिंग्स ला दिया गया काम से। पहले नाक में छेद, ठीक, उसके बाद फेरिंग्स। इसने नजल पैसेज नहीं दिया है लास्ट वाले में, जो कि करेक्ट आंसर है। ठीक, तो नजल पैसेज कहां पे डालेंगे अगर डालना होगा? तो ये रहा, ये रहा, यहां पे नजल पैसेज डाल सकते हैं। आप कहेंगे सर वो दिया नहीं है तो कैसे आंसर हुआ? अरे ये कह रहा है कि सही रास्ता होना चाहिए, रास्ते में से कुछ स्टेशन का नाम उसने नहीं दिया तो चलेगा। ठीक, रास्ता यही है ना भाई, पटना से मोतिहारी, ठीक, बीच में मुजफ्फरपुर, लेकिन क्या और छोटे छोटे स्टेशन नहीं है? नाम दिया तो ठीक है। नजल पैसेज, फिर फेरिंग्स। फेरिंग्स वो जगह है जहां से खाने का रास्ता अलग और सांस वाला रास्ता अलग, गैस का रास्ता अलग। ठीक, तो फेरिंग्स हुआ है, एक बार फेरिंग्स हुआ तो इसके बाद अगर खाना है तो जाएगा इसोफेगस में, और अगर हवा है तो जाएगा लैरिंग्स में। लैरिंग्स ये वाला पार्ट है जिसको आप साउंड बॉक्स बोल सकते हैं।
और उसके आगे ट्रैकिया है। ट्रैकिया है तो हवा वाला जो रास्ता है वो आगे है, ठीक, ब्रीदिंग के वाला जो रास्ता है वो आगे है, और ठीक उसके पीछे इसोफेगस है, खाना वाला रास्ता। अब खाना वाला रास्ता है, पेरिस्टाल्सिस होगा, खाना को आगे ठेल दिया जाएगा, भाग जाएगा। लेकिन हवा वाला में ऐसा क्या होगा? तो इसलिए हवा वाला में ये जो पाइप है ये चिपक ना जाए, इसके लिए ये सी सेप्ट बहुत सारे रिंग्स हैं जो सपोर्ट कर रहे होंगे, जो पाइप को खुला रखने में मदद करेंगे। ठीक, आप जो वॉश बेसिन होता है उसका पाइप देखेंगे, उस तरह के स्ट्रक्चर बनाए रहते हैं कि वो पच के नहीं, पिच के नहीं, फिर जाम हो जाएगा। तो यहाँ पे भी उस तरह का उपाय नेचर ने कर रखा है, कार्टिलेज दे रखा है उसके लिए। एनीवेज, वो ट्रैकिया है, और ट्रैकिया के बाद देखिए देखिए मैंने अभी कहा कि रास्ते और हो सकते हैं, तो ट्रैकिया के बाद जो फिर आगे का रास्ता है वो दोनों लंग के लिए, अगर ट्रैकिया हाईवे है तो ये मेन रोड है, तो दो मेन रोड निकलेगा, ठीक, उसको क्या कहेंगे, दोनों को मिला के ब्रोंकाई कह देंगे और एक को ब्रोंकस कह देंगे, ठीक। और फिर छोटा छोटा और होता है, छोड़ दीजिए उतना, आप इतना बोलेंगे काफी। और फाइनल कहाँ पहुंचना है? एल्वियोलाई। क्या एल्वियोलाई पे ही एक्सचेंज होता है? हाँ। तो ये एयर का केवल ट्रांसपोर्ट कर रहा है, ये सब एक्सचेंज केवल यहां हो रहा है। ध्यान रखिए, ट्रांसपोर्ट और एक्सचेंज में फर्क है। तो ब्रीदिंग हुआ और यहाँ पे क्या हो गया? एक्सचेंज हो गया, एक्सचेंज ऑफ गैसेस एट दी एल्वियोलाई। और आप जानते हैं एल्वियोलाई का सरफेस एरिया बहुत ज्यादा होता है, सबको जोड़ दीजिएगा तो एक एल्वियोलाई बहुत छोटा होता है, लेकिन सब एल्वियोलाई को जोड़ेंगे तो इतना बड़ा होता है कि टेनिस कोर्ट के बराबर हो जाएगा सरफेस एरिया। टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ फूड इनटू द ट्रैकिया, देखिए खाना ट्रैकिया में नहीं जाना है, अब फेरिंग्स के बाद उसका रास्ता खाना का किधर है? ईसोफेगस पे। तो इसके लिए क्या हुआ कि ट्रैकिया में ना घुस जाए गलती से, जो कि थोड़ा सा भी एक चुटकी कुछ घुसने की कोशिश करता है तो आपका इतना जोर से सरकता है, एस्पायरेशन कहते हैं उसको, एस्पायरेशन, ASPI, एस्पायरेशन, ये ना हो इसके लिए नेचर ने क्या रखा है? एक ढक्कन लगा रखा है, वो खुलता है बंद होता है। तो जब भी आप निगलते हैं खाना को, आप अभी करके देख सकते हैं, जब आप निगलेंगे, पहले तो चबावा लेंगे, आप निगलेंगे उस समय थोड़ी देर के लिए, उस मोमेंट के लिए आपका सांस रुक जाएगा, दोनों काम एक साथ नहीं होगा। जब आप निगलेंगे उस समय ये ढक्कन बंद कर देता है, किसको? आगे जो ब्रीदिंग वाला एरिया है, जो गैस के जाने का एरिया है एक्सचेंज के लिए, कहाँ? लंग्स में। तो उसको रोक देना है, उस ढक्कन का नाम है क्या? है रे, ढक्कन का नाम है एपीग्लॉटिस। Which one of the following is connected with ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर इन प्लांट्स? हाँ, बच्चों वाला सवाल, जाइलम। और ये क्या है? ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड है। इसमें मेरे बताने वाला कुछ है नहीं। स्टोमाटा का ओपनिंग और क्लोजिंग देखिए, ये होता है गार्ड सेल दोनों तरफ, और ये है ओपनिंग। जैसे ही स्टोमाटा को खुलना होगा तो गार्ड सेल अपने अंदर ज्यादा पानी खींच लेगा, टर्गर प्रेशर बढ़ जाएगा, पानी बढ़ने से टर्गर प्रेशर बढ़ जाएगा और ये फैल जाएगा। फैल जाएगा तो स्टोमाटा को ओपन हो जाएगा। तो चेंजेस इन टर्गर प्रेशर ध्यान रखेंगे, कहां पे? गार्ड सेल्स में। द लंग्स आर एनक्लोज्ड बाय अ डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन व्हिच इज कॉल्ड प्लूरा। प्लूरा, देखिए बॉडी में कई ऑर्गन जो है वो मेम्ब्रेन से घिरे होते हैं। अगर मेम्ब्रेन ना हो क्लियर कट, तो कैप्सूल होता है बाहर वाला सरफेस, उससे प्रोटेक्शन मिलता है। तो यहाँ पे भी लंग को प्रोटेक्शन मिल रहा है, ठीक। एक तो ये बात है, ये डबल लेयर्ड है। डबल लेयर्ड से क्या फायदा होगा कि आप लगातार जब सांस ले रहे हैं तो ये दोनों लेयर आपस में, ठीक, फ्रिक्शन करेंगे। तो ये डबल लेयर्ड बना के क्या फायदा हुआ कि दोनों प्लूरा
आपस में फ्रिक्शन को कम कर देता है, क्योंकि वहां पे ल्यूब्रिकेंट पाया जाता है, प्लूरल फ्लूइड कहते हैं। तो हल्का फ्लूइड रहता है, थोड़ा ही सा अमाउंट रहता है, लेकिन वो बहुत जरूरी है। वो सूख जाएगा तो सांस लेने में दिक्कत शुरू हो जाएगा, चिपकने लगेगा, तो चिपकने से बचाएगा ये लंग्स जरा। तो इसको कवर कर रखा है ऐसे हिसाब से कि डबल लेयर्ड हो, आसानी से ये फैल सके फेफड़ा और पिचक सहे सके। तो इंस्पिरेशन और एक्सपायरेशन होता रहे, ठीक। इस तरह से एक और ऑर्गन है बॉडी में आपका जो लगातार सांस, तो आप 1 मिनट में 17-18 बार ले रहे हैं, बहुत हुआ, 15-16 भी बोल दे तो चलेगा। लेकिन एक और ऑर्गन है, वो तो 75 बार 72 बार चल रहा है लगभग, कौन? हार्ट। तो वहां पे भी इस तरह की चीज की जरूरत है, और वो भी डबल लेयर्ड होगा। नाम होगा उसका पेरिकार्डियम। ये किसको कवर करेगा? हार्ट को, पेरिकार्डियम। और वहां पे भी फ्लूइड होगा जो ल्यूब्रिकेंट का काम करेगा, यानी फ्रिक्शन घटाएगा। ट्रांसलोकेशन ऑफ सॉल्यूट्स प्राइमरीली टेक्स प्लेस थ्रू, ट्रांसलोकेशन मतलब फूड का मूवमेंट, ग्लूकोज का मूवमेंट, ठीक। तो वो कौन कर रहा, कहां से हो रहा होता है? फ्लोएम से। ये अभी थोड़ी देर पहले बात हुई, आगे बढ़ते हैं। प्रॉपर अमाउंट ऑफ वाटर एंड आयनिक बैलेंस इन द बॉडी इज कॉल्ड। देखिए 11th में भी आएंगे तो चैप्टर का नाम होगा एक्सक्रीशन इन ऑस्मोरेगुलेशन, इस तरह की बातें हो रही होगी चैप्टर में। तो ये लगभग जहां पर भी आएगा ये दोनों वर्ड एक साथ आता है, लेकिन डिफरेंस आपको आना चाहिए कि आखिर क्या बात है कि दोनों वर्ड देना पड़ रहा है। कौन सा वर्ड? एक है ऑस्मोरेगुलेशन और दूसरा एक्सक्रीशन। ऑस्मोरेगुलेशन और एक्सक्रीशन। तो ऑस्मोरेगुलेशन में क्या है कि जीवन में बैलेंस बने रहने के लिए प्रॉपर अमाउंट ऑफ वाटर बॉडी में बने रहना चाहिए, ठीक। प्रॉपर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट्स, आयंस, मिनरल्स, इनका बने रहना चाहिए। इनका बढ़ना घटना दोनों नुकसानदेह है, चाहे पानी हो चाहे आयंस हो, मिनरल्स हो, ठीक। तो ये जो बैलेंस है, ये जो बैलेंस बनाने का काम है, ये भी किडनी ही कर रहा होगा नॉर्मली। अगर आप क्या कहते हैं ह्यूमन की बात करें तो वो तो किडनी ही कर रहा होगा दोनों। लेकिन प्लांट की बात करें तो वहां पे जो है ट्रांसपिरेशन और रूट्स, ये सब चीजें का रोल होगा इसमें। एनीवेज, ये जो मामला है, क्योंकि जल ही जीवन है आप लोग जानते हैं, तो इसको जो बैलेंस बनाना है, और फिर इसके वजह से और फर्दर कुछ बैलेंस बनते हैं, जैसे कि ह्यूमन में ब्लड प्रेशर, ये सब चीजें, तो कितना पानी रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको कहते हैं ऑस्मो रेगुलेशन। तो फिर एक्सक्रीशन किसको कहते हैं? ऐसा वेस्ट प्रोडक्ट, फॉर एग्जाम्पल यूरिया, उसको बॉडी के बाहर निकलना है, अब हटा देना है, वो यूजलेस है या कभी कभी हार्मफुल है, ऐसे ऐसे प्रोडक्ट्स को बॉडी से बाहर निकालने को एक्सक्रीशन कहते हैं। रिमूवल है ये, किसका? वेस्ट प्रोडक्ट का। वेस्ट प्रोडक्ट कहां बनता है? मेटाबॉलिज्म में। वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या है? सम टोटल ऑफ ऑल रिएक्शंस अकरिंग इन अ लिविंग बॉडी, ठीक है। तो एक्सक्रीशन और ऑस्मो रेगुलेशन का फर्क ध्यान रखें। ये ऑस्मो रेगुलेशन का डिफिनेशन देके पूछ रहा था आपसे। वुडी स्टेम्स ऑफ प्लांट ब्रीदिंग। देखिए जितने भी पत्ते हैं उसमें तो ठीक ठाक एक्सचेंज हो रहा होता है स्टोमाटा के थ्रू, लेकिन जो स्टेम है उसमें स्टोमाटा नहीं पाया जाएगा। तो उसमें क्या पाया जाएगा? लेंटिसेल्स, ठीक, जो कि एक स्पॉन्जी स्ट्रक्चर्स है और वो गैसेस एक्सचेंज कराने में मदद करता है स्टेम्स पे। लेंटिसेल्स। वाल्व जो है वो वेन में पाया जाता है, बैक फ्लो को रोकता है। बिल्कुल सही है। ऐसा जरूरत क्यों पड़ता है? तो देखिए आर्टरी उसको कहते हैं जो ब्लड को हार्ट से दूर ले जाता है और वेन वापस लाता है। तो ये जो आर्टरी है जो सब ऑर्गन को जाएगा अलग अलग, फिर बढ़ते 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 फाइनली बहुत फाइन कैपिलरीज में बढ़ जाएगा। और वहाँ कैपिलरीज में कहाँ पे हो रहा होगा? ऑर्गन के अंदर। तो ऑर्गन के अंदर जो एक्सचेंजेस कराना है न्यूट्रिशन का, गैसेस का, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स का,
तो वो सब करा लेगा। और फिर अब ब्लड को तो वहां से फिर वापस लौटना है, तो फिर वो सब कैपिलरीज मिलते 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 छोटे वेन फिर बड़ा वेन करते करते फिर वापस हार्ट को आ जाएगा। तो चूंकि हार्ट से आर्टरी डायरेक्ट कनेक्टेड है, तो वहां पे हाई प्रेशर होगा, हाई प्रेशर होगा। तो उसमें वाल्व की जरूरत नहीं है, क्योंकि हार्ट जिधर है ब्लड उससे दूर जाएगा, क्योंकि ये पंप कर रहा है ताकत के साथ। 120 मिलीमीटर तक प्रेशर चला जाएगा। ठीक, हाँ, सिस्टोलिक प्रेशर कहते हैं उसको, डायस्टोलिक। सिस्टोलिक मतलब कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल, ठीक, और डायस्टोलिक रिलैक्सेशन ऑफ वेंट्रिकल। तो ये सब हो रहा होगा हाई प्रेशर पे, किसमें, आर्टरी में। तो उसमें डायरेक्शन का कोई प्रॉब्लम नहीं था। लेकिन वेन, वेन में बहुत कम प्रेशर हो जाएगा, क्योंकि कैपिलरीज के बाद वो है, उसको डायरेक्ट दौड़ाने वाला कोई नहीं है। तो वहां पे आगे की तरफ बहुत कम प्रेशर में बढ़ रहा होगा और हार्ट को लौट रहा होगा। वो मात्र 15 मिलीमीटर के आसपास आ जाएगा। 15-20 बहुत हो गया। ठीक, तो वहां पे पीछे की तरफ ना आ जाए, इसके लिए वाल्व लगे होंगे जो यूनिडायरेक्शनल फ्लो को इंश्योर करेगा। तो प्रेशर लो होता है, तो इसलिए वाल्व सिर्फ कहां पाया जाता है, वेन्स में। अगर आप वेसल्स की बात करें तो जहां पे गैसियस एक्सचेंज और सारे एक्सचेंज कराने हैं मटेरियल्स का, जिसको कैपिलरी कहा अभी थोड़ी देर पहले हमने, वहां पे सिंगल लेयर ऑफ सेल्स होता है कवरिंग। कोई मसल उसल कुछ नहीं होगा, बाकी सब में होगा। आर्टरी, आर्टेरियोल, वेन, सब में 3-3 लेयर हो। इर्रेगुलर ग्रूव, ग्रूव का मतलब वो धसा हुआ पार्ट, ग्रूव का मतलब धसा हुआ पार्ट, which externally demarcates atria from the ventricles। ठीक है, देखिए आप जानते हैं इस तरह से सेप्टम अंदर से देखेंगे, हार्ट के अगर अंदर से, तो सेप्टम होगा। सेप्टम का मतलब दीवार, पतला, झिल्ली जैसा। तो सेप्टम होगा जो अंदर में सभी चैम्बर्स को बांट रहा है आपस में। क्या बोला मैंने, सेप्टम। जहां जहां सेप्टम गुजर रहा होगा, सेप्टम गुजर रहा होगा, वहां पे धसा हुआ दिखेगा। तो ये बाहर से अगर देखेंगे तो जो धसा हुआ दिखेगा, ये एक्सटर्नल फीचर है। एक्सटर्नली डिमार्केट्स एट्रिया फ्रॉम वेंट्रिकल्स। ये हार्ट के बाहर से दिख रहा होगा, ये भी धसा हुआ होगा, ये धसा हुआ, मतलब आप बाहर से देख के पहचान सकते हैं कि कहाँ तक एट्रिया है, कहाँ तक उसके बाद वेंट्रिकल है। ठीक, तो ये वाला जो है, इसका नाम पूछ रहा है, जो एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच धसा हुआ पार्ट है। धसे हुए पार्ट के लिए सल्कस यूज करेंगे। ठीक, तो वो कोरोनरी सल्कस कहलाता है। और बाकी जगह जो धसा हुआ देखिए, उसका भी नाम दे रखा है इंटरवेंट्रिकुलर, मतलब दो वेंट्रिकल के बीच। ये आ गया इंटरवेंट्रिकुलर सल्कस। इंटरवेंट्रिकुलर सप्टम, जो सेप्टम दे दिया, ये अंदर वाला हो गया, ये इंटरनल फीचर हो गया, ये एक्सटर्नल नहीं है। अंदर में जो दीवार है ये इंटरनल हो गया, तो इसलिए आंसर नहीं होगा, क्योंकि बाहर वाला ग्रूव पूछ रहा है। एनीवेज, ना बीच का तो कोई बात ही नहीं, आंसर हम लोग पहले ही कर चुके हैं। बढ़ा जाए आगे। यूरियोटेलिक, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ, देखिए नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजेनस वेस्ट प्रोडक्ट, ये इंपॉर्टेंट वेस्ट प्रोडक्ट है प्रोटीन मेटाबॉलिज्म का। प्रोटीन मेटाबॉलिज्म का, तो जो कार्बोहाइड्रेट और फैट के मेटाबॉलिज्म के जो प्रोडक्ट्स हैं, वो आसानी से बॉडी से निकाल दिए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, रेस्पायरेशन में CO2 वेस्ट प्रोडक्ट है, तो वो तो गैसियस एक्सचेंज लंग्स के थ्रू हो गया, काम निकल गया, काम खत्म। ठीक है, फैट भी अल्टीमेटली कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ही बना रहा होता है, तो तुरंत हो गया। ये जो नाइट्रोजन का जो प्रोडक्ट्स होता है ना, जो प्रोटीन का जो मेटाबॉलिज्म से लास्ट में बन रहा होगा, वो नाइट्रोजन कंटेनिंग मॉलिक्यूल होगा, और मेनली क्या होगा, अमोनिया। ये इसका ज्यादा लफड़ा है, ये डायरेक्ट एक्सचेंज के थ्रू नहीं निकल पाता है हमारे बॉडी से। तो इसको निकालने के लिए ये सारा सिस्टम आया। इसलिए आपको जैसे ही वेस्ट प्रोडक्ट बोला जाता है, आपका दिमाग बाकी वाले पे नहीं जाता है, और ना ही आपको पढ़ाया जाता है। ठीक, कि वेस्ट प्रोडक्ट बोलो, उनको कह दिया जाता है गैसियस एक्सचेंज वगैरह सब, ठीक है।
लेकिन वो भी वेस्ट प्रोडक्ट है, ध्यान रखिएगा, और वही ज़्यादा है। लेकिन ये कम है, वो ज़्यादा क्यों है? क्योंकि कार्बोहाइड्रेट ही मेन एनर्जी का रूप है, जिसको फटाफट फटाफट आपका बॉडी यूज कर रहा है, रेस्पिरेशन कर रहा है। नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट में जो लफड़ा है वो इसलिए है क्योंकि जो अमोनिया है वो टॉक्सिक है बॉडी के लिए, उसको जल्दी बाहर निकालना है, उसका जमा होना खतरनाक है, और लंग्स निकाल नहीं सकता है, स्किन निकाल नहीं सकता है। कौन ये काम कर रहा है? किडनी। किडनी। तो जो नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट निकालता है शरीर, मेनली वो 3 फॉर्म में निकाल रहा होता है नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट। अमोनिया, मैं NH4+ बोल दे रहा हूं, अमोनियम आयन, ठीक है, सीधे अमोनिया ही बोलते चलेगा। यूरिया और यूरिक एसिड, यूरिक एसिड, वो ऑर्गेनिज्म जो अमोनिया के फॉर्म में ही बाहर शरीर के निकाल दे रहे होंगे, उनको अमोनोटेलिक कहेंगे। क्या बोला मैंने? अमोनोटेलिक। जो यूरिया निकाल रहे होंगे वैसे ऑर्गेनिज्म को यूरियोटेलिक, और जो यूरिक एसिड निकाल रहे होंगे ऐसे ऑर्गेनिज्म को यूरिकोटेलिक। यूरिकोटेलिक। ह्यूमन क्या निकाल रहा होता है? यूरिया। ध्यान रखिए, इसलिए आपसे वही पूछा है, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ना है आपको, तो क्या रिलीज होगा? यूरिया। ध्यान रखिए, सब में नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन है, ये नाइट्रोजन के निकालने का लफड़ा है सारा। द वेसल व्हिच लीड्स ब्लड इनटू बाउमन्स कैप्सूल। बाउमन्स कैप्सूल कहाँ पे है? तो हर नेफ्रॉन, जो कि फिल्ट्रेशन यूनिट है किडनी का, हर नेफ्रॉन की शुरुआत होगी जहां पे, वहां कप शेप जो स्ट्रक्चर होगा, ठीक, और उसके अंदर जो है वो ब्लड वेसल्स का जो बेड होगा, इस सबको मिला के उनको ग्लोमेरुलस कह देते हैं, वो ब्लड वेसल्स को वहां पे, और पूरे स्ट्रक्चर को बाउमन्स कैप्सूल कह देंगे। और वहां पे क्या हो रहा है कि एफरेंट, ए से एफरेंट आ रहा है और ई से इफरेंट जा रहा है। कौन? आर्टेरियोल। छोटा आर्टरी है तो उसको आर्टेरियोल कहेंगे। छोटा क्यों है? क्योंकि कई बनाने हैं ना, लाखों नेफ्रॉन है, और हर नेफ्रॉन के पास बाउमन्स कैप्सूल है, तो आर्टेरियोल उनको सेट कर रहा होगा, ठीक है। तो वहां पे थोड़ा प्रेशर हाई रहे आर्टेरियोल के अंदर, जिससे कि बाउमन्स कैप्सूल में से चीजों का छानना आसान हो, फिल्ट्रेशन हो, ब्लड में से निकले और फिल्टर होके नेफ्रॉन के अंदर घुस जाए। इसके लिए क्या करेंगे? जो जाने वाला है वो थोड़ा उसका डायमीटर कम कर दो, थोड़ा यहाँ पे हाई प्रेशर हो, और आने वाला को थोड़ा मोटा रखो, तो यहाँ पे प्रेशर हाई बना रहेगा थोड़ा सा, जो फिल्ट्रेशन में हेल्प करेगा। यहीं पे बात बताते चले, फिल्ट्रेशन किन का हो रहा होगा, क्योंकि आगे वैसा क्वेश्चन होना चाहिए। फिल्ट्रेशन किन का हो रहा होगा? तो याद रखिए, जो ब्लड में सेल्स हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और सेल जैसा एक प्लेटलेट छोटा छोटा जो है, ये सब पार नहीं कर पाएंगे, इनका छनना नहीं होगा। और जो ब्लड के अंदर प्रोटीन्स है, प्लाज्मा के अंदर प्रोटीन्स है, वो नहीं छन पाएंगे। लेकिन जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स है, वाटर, इलेक्ट्रोलाइट्स, ग्लूकोज, ये सब छन जाएंगे, ये सब छन जाएंगे। मैं ये बात क्यों बोल रहा हूं? ताकि आपको पता रहे कि ये सब भी छनते हैं, लेकिन इसको शरीर से बाहर करना नहीं है, ठीक। ग्लूकोज, इलेक्ट्रोलाइट्स जो आपके काम का है, शरीर फिर वापस ले लेगा। उसको री एब्जॉर्प्शन कहते हैं, जो नेफ्रॉन में आगे जाके होगा फिर, और जो नहीं चाहिए होगा फाइनली वो बॉडी से बाहर निकल जाएगा यूरिन के फॉर्म में, पेशाब के फॉर्म में, पेशाब के अंदर, ठीक। उसमें पानी भी अच्छा खासा रिलीज होगा। ये जो छनने का काम हो रहा है, इसमें वाटर भी तो अच्छा खासा सब फिल्टरेट हो जाएगा, अच्छा खासा, इतना ज्यादा कि मत पूछिए। एक दिन में दोनों किडनी ह्यूमन में 180 लीटर फिल्ट्रेट दे रहा होगा। बताइए, पूरा ब्लड आपका 5 लीटर होता है,
फीमेल में 4.5 लीटर, मेल में 5 लीटर, और दिन भर में 180 लीटर उसमें से छान लिया जा रहा है। बताइए, अगर वापस रीएब्जॉर्ब ना किया जाता तो कुछ मिनट में मौत हो जाती। तो इसलिए वापस रीएब्जॉर्प्शन का प्रोसेस भी बहुत तगड़ा है। वो पानी को भी रीएब्जॉर्ब करना है भाई, जितना पानी जरूरी है निकालने का उतना ही निकलना है, जिसको यूरिन कहते हैं। एनीवेज, आने वाले को एफरेंट और जाने वाले को इफरेंट। ये है आना और ये है जाना, ठीक है। यहीं पे 2 एग्जाम्पल दे रखा है। आप लोग जिस लेवल पे हैं कई बार भारी कंफ्यूजन आपको हो जाता है। देखिए, ये जो आना जाना है ये वो आर्टेरियोल की बात कर रहा है जिसका काम है पूरे शरीर के ब्लड को साफ करना, साफ सुथरा करना, क्लीन करना, ठीक, ये काम हो रहा है। अब देखिए, ये नीचे में जो रीनल मतलब किडनी के लिए टर्म यूज होता है, ये रीनल आर्टरी और रीनल वेन, तो बिल्कुल ये अलग चीज हो गया। ये क्या हो गया कि किडनी भी एक ऑर्गन है, लीवर एक ऑर्गन है, सब एक ऑर्गन है। तो सबको अपना तो ऑक्सीजन चाहिए ना काम करने के लिए, खाना चाहिए ना, उनका भी तो वेस्ट प्रोडक्ट होगा ना, ठीक। तो इसलिए सबको ब्लड सप्लाई होना है उनके लिए। तो अगर लीवर को हो रहा है तो हेपेटिक आर्टरी, किडनी को हो रहा है तो रीनल आर्टरी। तो आप कहेंगे रीनल आर्टरी किडनी के लिए ब्लड लेके आता है और रीनल वेन किडनी से ब्लड लेके जाता है। वो छन्ने वाला पार्ट नहीं, किडनी के अपने यूज के, जो ब्लड उसने यूज किया, हर ऑर्गन यूज करेगा, ये वाली बात। ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट ऑन फोटोसिंथेसिस लीफ इज बॉइल्ड इन विच ऑफ दीज लिक्विड्स। देखिए, ये बहुत फेमस एक्सपेरिमेंट था ये दिखाने के लिए कि फोटोसिंथेसिस पत्तों में हो रहा है, पत्तों में हो रहा है। तो उसके लिए क्या किया गया कि फोटोसिंथेसिस पहले होने दिया धूप में, और उसको पहले गर्म पानी में डुबो दिया ताकि जो सेल्स है वो डेड हो जाए। और फिर उसके बाद हम चाहेंगे कि वो कलरलेस अगर हो जाए, ये ग्रीन कलर क्लोरोफिल को अभी हटा दे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ताकि पत्तों पे हम डाल के देखेंगे स्टार्च है कि नहीं, क्योंकि क्या कहते हैं, स्टार्च उनका रिजर्व मटेरियल है। तो क्या कर देंगे, अल्कोहल से करने के बाद ये डिसकलर्ड हो जाएगा, डिसकलरेशन, रंग खत्म हो जाएगा ऑफ लीफ। हाँ, बॉइल्ड इन विच ऑफ दिस लिक्विड्स। देखिए, ये ऐसे पूछ रहे हैं और ऑप्शन में वाटर दे रखे हैं। भाई पहले गर्म पानी से भी धोते हैं ताकि वो जो सेल्स है वो डेड हो जाए। हम नहीं चाहेंगे कि अब कोई एक्टिविटी हो, जो स्टार्च बन गया है जहां पे वहां पे पड़ा रहे। ये नहीं कि हम जब आगे का एक्सपेरिमेंट करें तब तक स्टार्च कहीं से आ गया, उसके क्या कहते हैं ऐसे रीजन से आ गया पत्ते में ही, तो क्लियर नहीं होगा, थोड़ा एक्सपेरिमेंट में प्रॉब्लम आएगा, तो सेल्स डेड हो जाए। इसके लिए अगर हॉट वाटर लिखा रहता तो ये भी ऑप्शन हो जाता, ये भी हो जाता। सिर्फ वाटर लिखा है इसलिए छोड़ देंगे। और बाद में क्या करते हैं, आयोडीन डालेंगे। आयोडीन डालने से वो स्टार्च से रिएक्ट करेगा और ब्लू कलर देगा, ब्लू कलर देगा। तो ये सब का उन फोटोसिंथेसिस एक्सपेरिमेंट से रिलेशन है, सल्फ्यूरिक एसिड को छोड़। ब्लड कॉर्पसल्स, कॉर्पसल्स बोलने पे थोड़ा सा कभी कभी आपको लगता होगा कि भाई ब्लड सेल्स का नहीं बोल दे रहा है, आप सेल्स भी बोल देंगे तो चलेगा, ठीक। लेकिन होता क्या है कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, ठीक, तीनों में जो डब्ल्यूबीसी है वही सही से पूरा सेल है। सही से का मतलब उनके पास न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म सब प्रॉपर है। कौन, डब्ल्यूबीसी। आरबीसी देखिए उनके पास न्यूक्लियस नहीं, साइटोप्लाज्म है, ठीक। प्लेटलेट जो है उसके पास तो कुछ नहीं है, ये सब बस लिक्विड भरा हुआ है, पैकेट में चल रहा है, छोटे छोटे पैकेट। तो इसलिए उनको मिला के कई बार कॉर्पसल्स बोल देते हैं, फॉर्म्ड एलिमेंट्स बोल देते हैं, कुछ ऐसा बोल के निकल लेते हैं, ठीक। तो कॉर्पसल्स नाम आएगा तो घबराएंगे नहीं कि ये क्या हो गया, सेल्स का नहीं बोला। ध्यान रखिएगा जो भी बातें मैंने की। तो अब देखिए, वो कॉर्पसल जो ब्लड क्लॉटिंग के लिए सामान इंतजाम करके रखता है उसका नाम है प्लेटलेट। ब्लड क्लॉट, थक्का बनाना,
तो अगर कहीं कट फट गया तो वहां तो थक्का बन ही रहा है। जिसका नहीं भी कटा फटा है तो जो कैपिलरीज है उनमें लीक न करे ब्लड, कहीं पर पोर अगर ज्यादा हो गया हो, ऐसा कुछ हो गया, कहीं पे कोई कैपिलरी डैमेज हुआ, कुछ और हुआ, तो वहां पे प्लेटलेट तुरंत अपने काम पे लग जाता है और वहां पे छोटे छोटे थक्का बना के उनको चिपका देता है दीवारों से। कहता है भाई ब्लड को बाहर मत आने दो, ब्लड को अंदर फैलने दो, अंदर चलने दो। तो वो दीवार को थक्का चिपका देता है छोटे छोटे और पोर्स को बंद कर देता है। इनको क्या कहते हैं, क्या फॉलोइंग इज कॉल्ड वाइट वस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू। देखिए वस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू ये सब है, ठीक। ब्लड ये सब और ब्लड का ही पार्ट है सीरम और प्लाज्मा। थोड़ी सी इसकी चर्चा करते हैं अभी, आइए लिम्फ का। तो जो ब्लड है वो आर्टरी से गया, कैपिलरीज में एक्सचेंजेस कराया, फिर वेन से लौटा हार्ट को, ठीक। क्या हुआ कि जब कैपिलरी से एक्सचेंज करा रहा था तो कुछ वाटर लीक कर जाएगा वहां, कहाँ, टिश्यू के अंदर। तो जो वाटर लीक कर गया टिश्यू के अंदर उसको टिश्यू फ्लूइड कहेंगे। और फिर वो सब अगर वहीं पड़ा रहेगा तब तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो उनको फिर वापस कलेक्ट करना है और कलेक्ट करके फिर से सर्कुलेशन को ही दे देना है, भाई ये लो वापस ब्लड में मिला दो। ये जो कलेक्ट किया गया जो लिक्विड, अब वो जिस ट्यूब से चलेगा, ठीक, वो लिम्फेटिक वेसल कहलाएगा, लिम्फेटिक वेसल कहलाएगा। और जो लिक्विड है उसको लिम्फ कहेंगे, लिम्फ कहेंगे। इसमें आरबीसी डब्ल्यूबीसी नहीं पाया जाता है क्योंकि वो जो कैपिलरी से छना है वहां पे ब्लड सेल्स नहीं छने, प्लेटलेट नहीं छने हैं, लिक्विड छना है, ठीक, लिक्विड छना है। ध्यान रखिएगा, ऐसे तो नहीं पूछा जाएगा आपसे इस लेवल पे, अभी 10th लेवल पे। लेकिन जो लिम्फ है उसके अंदर मैंने कहा आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स नहीं होंगे, ये ठीक कहा। लेकिन डब्ल्यूबीसी का एक टाइप है लिम्फोसाइट, वो पाया जाता है। तो आप कहेंगे सर तो वो आया है क्या? नहीं, वो ब्लड से नहीं आया है, वो उसी लिम्फ के ही रास्ते में बनता रहता है जगह जगह। लिम्फ नोड्स पाए जाते हैं और कुछ नहीं, वो सब पुलिस चौकी है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो नुकसान पहुंचाते हैं उन सबको किल करने के लिए इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है वो, ठीक। और उसके लिए लिम्फोसाइट्स जो कि बहुत छोटे छोटे डब्ल्यूबीसी है, डब्ल्यूबीसी बड़े छोटे हो सकते हैं कई, तो जो छोटे छोटा है वो लिम्फोसाइट्स वो पाया जाएगा और ठीक ठाक पाया जाएगा लिम्फेटिक वेसल्स में के अंदर, यानी लिम्फ में। अब चूंकि इसमें आरबीसी आया नहीं तो कोई कलर दिखेगा, कलर तो आरबीसी का होता है, रेड ब्लड सेल का, तो ये कलरलेस होगा। तो व्हाइट वास्कुलर कनेक्टिव टिश्यू लिम्फ है। ब्लड तो आप समझ गए। अब आइए सीरम और प्लाज्मा। तो देखिए ये जो है प्लाज्मा, ये लिक्विड पार्ट यानी कि उसको फ्लूइड कह दीजिए, ये फ्लूइड पार्ट ऑफ ब्लड है। अब देखिए मतलब सारे सेल्स हटा के, मतलब आप कहेंगे ब्लड माइनस कॉर्पसल्स। अब कॉर्पसल बोलिए तो समझ जाएंगे, थोड़ी देर पहले बोले आप लोगों को कॉर्पसल्स, ये क्या कहलाएगा? प्लाज्मा। अभी देखिए इसके अंदर अभी बहुत कुछ है और मेनली प्रोटीन्स है, प्रोटीन्स है जिनको प्लाज्मा प्रोटीन्स कहते हैं। एल्बुमिन और ग्लोबुलिन दो इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है प्लाज्मा प्रोटीन्स के। तो ये सब अभी है, ठीक, बहुत कुछ है। अब आइए सीरम किसको कहते हैं? तो ब्लड जब क्लॉट कर जाए तो उसमें सेल्स प्रोटीन सब फंस जाएंगे, प्रोटीन का ही तो बनेगा वो, और बाकी प्रोटीन फंस जाएंगे, सेल्स फंस जाएंगे, वो थक्का एक जगह सॉलिड बन जाएगा, बहुत टाइट नहीं होगा लेकिन सॉलिड हो जाएगा। तो वो क्या किया कि अब जो लिक्विड बच गया उसमें वो प्रोटीन्स नहीं है, प्रोटीन्स नहीं है। और मेनली कौन सा प्रोटीन नहीं है? तो जो क्लॉट बनाने में यूज हो गया वो प्रोटीन्स नहीं है। तो इसलिए जो बचा हुआ पार्ट है अब उसका कुछ और नाम देना होगा, उसको सीरम कहना उचित नहीं है, क्या कहते हैं, प्लाज्मा कहना उचित नहीं है, उसको अब हम लोग सीरम कहेंगे। तो ये क्या था? तो ये ब्लड
माइनस क्लॉट था। ब्लड में से क्लॉट को निकालिए, बचा वो सीरम है। अब ब्लड में से खाली कॉर्पसल्स को हटा दीजिए, अभी सब कुछ उसके अंदर है, बाकी वो प्लाज्मा है। क्लियर। इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द ब्लड प्रेशर इज बीपी अपैरेटस बोल के आप लोग निकल जाते हैं, उसका प्रॉपर टेक्निकल नेम है स्फिग्मो मैनोमीटर। और स्टेथोस्कोप तो फेमस है, डॉक्टर लोगों की पहचान हो गई। इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द ब्लड प्रेशर। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिसीव्स ऑक्सीजनेटेड फ्रॉम ब्लड फ्रॉम द लंग्स। ठीक है, तो ये जो हार्ट है, लंग्स और बाकी पूरा बॉडी, ठीक है, कि हर ऑर्गन, ठीक, तो इससे डीऑक्सीजनेटेड राइट एट्रियम रिसीव करता है। ठीक है, ये भेज देगा वेंट्रिकल को, वेंट्रिकल धक्का मारेगा जोर से और ये दे देगा लंग्स को। ठीक है, राइट वेंट्रिकल है, ध्यान रखिएगा, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, राइट एट्रियम। लंग से ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ आएगा? लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम दे देगा किसको? लेफ्ट वेंट्रिकल को। लेफ्ट वेंट्रिकल किसको दे देगा? तो पूरे बॉडी को। ठीक, ये सीक्वेंस हमेशा ध्यान रखिएगा। ये जब ध्यान रखेंगे तो आपको पता चलेगा जो पूरे बॉडी को ब्लड धक्का देगा लेफ्ट वेंट्रिकल है, वो लेफ्ट वेंट्रिकल, तो इसकी दीवार सबसे मोटी होगी, उससे थोड़ी सी कम राइट वेंट्रिकल की होगी, और इन दोनों से काफी कम होगा किनका? एट्रिया का, जिनको ऑरिकल भी कहते हैं। तो ऑक्सीजन कौन ले रहा होगा? लंग से पूछ रहा है, तो लेफ्ट एट्रियम। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द स्टोमेटल पोर डिपेंड्स अपॉन, बात हो चुकी है गार्ड सेल पे। किडनी खराब हो गया, ठीक है, और ब्लड में यूरिया का मात्रा बढ़ने लगेगा। ये देखिए, ये यूरेमिया पढ़ के ना घबराए, ठीक है, एक्सेस यूरिया इन ब्लड। आपसे पूछेगा कि किडनी फेल हुआ है तो इसमें से क्या हो रहा होगा? तो यूरेमिया हो रहा होगा। ग्लूकोज बढ़ जाए तो ग्लाइकोसीमिया कहते हैं उनको। एनीवेज, तो इसमें से कौन सा टेक्निक अप्लाई करते हैं? वो है हीमोडायलिसिस। कभी कभी सिर्फ डायलिसिस बोल देते हैं तो भी चलता है। क्लोरोफिल एक्टिवेट्स ऑन एक्सपोजर टू, बच्चों वाला सवाल हो गया जी, लाइट। द प्रोसेस इन विच वाटर स्प्लिट्स ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इज कॉल्ड। हाँ, जाहिर सी बात है, लाइट पानी को तोड़ रहा है तो फोटोलिसिस। फोटोलिसिस। क्लोरोफिल कहाँ प्रेजेंट होता है? तो देखिए, क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर थोड़ा एक बार आप जरूर देखिएगा। इसमें थोड़ा सा इस तरह से ढेर बना होता है, इनको ग्रैना कहते हैं। ठीक है, ग्रैना कहते हैं। जो लिक्विड पार्ट है उनको स्ट्रोमा कहते हैं, और फिर ये ग्रैना एक दूसरे से जुड़ा होता है। ठीक, तो देखिए ऑप्शन इन द ग्रैना ऑफ क्लोरोप्लास्ट ऑन द सरफेस ऑफ क्लोरोप्लास्ट, ना पूरे इसमें सर ग्रैना में पाया जाता है, इन द स्ट्रोमा ना डिस्पर्स थ्रू द क्लोरोप्लास्ट, नहीं भाई। ग्रैना जिन मेम्ब्रेन्स का स्टैक है वो उन मेम्ब्रेन्स में पाया जाता है। ग्रैना मतलब दाना, दानेदार दिख रहा होगा, ये सब दाना दाना। विच ऑफ द फॉलोइंग शोज करेक्ट इंफॉर्मेशन। चलिए, ये रेस्पिरेशन की बात कर रहा है, फाइनली एनर्जी निकाल रहा है वाटर CO2। ठीक, तो चलिए, तो ग्लूकोज सबसे पहले टूटेगा कहाँ? साइटोप्लाज्म में। तो पहला माइटोकॉन्ड्रिया दे रहा है खत्म, ग्लूकोज साइटोप्लाज्म में टूट रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये तीनों में वही दे रहा है। आगे बढ़ते हैं। पाइरुवेट घुस जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया में, ये पाइरुवेट प्लस एनर्जी, ना ना यहाँ पे कहला निकाल रहे हैं। ठीक है, अवहीन माइटोकॉन्ड्रिया, तब ना क्या कीजिए, इसको पाइरुवेट को इन माइटोकॉन्ड्रिया, उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया क्या निकालेगा? CO2, वाटर और एनर्जी। तो सेकंड इज द बेस्ट ऑप्शन। ये रुक जाइए थोड़ा सा, ये तो फाइनली एनर्जी तो निकलना ही है। ये थोड़ा एनर्जी जो है इधर के उधर करके
आपको कहीं बेवकूफ बनाने की कोशिश तो नहीं कर रहा है। देखिए माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही एटीपी बनेगा, एनर्जी रिलीज होगा, लेकिन उस प्रोसेस में CO2 और H2O का निकलना जरूरी है, इसलिए यस सेकंड ऑप्शन लेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं। When teeth are different in shape, size and function, then these are called hetero. Different, hetero मतलब होता ही है डिफरेंट, तो ह्यूमन टीथ भी हेट्रोडोंट है। साथ साथ ये भी याद रखेंगे तो अच्छा रहेगा, ह्यूमन टीथ सॉकेट के अंदर होता है। सॉकेट मतलब जो जॉ बोन है उसमें गड्ढा होगा और उसमें दांत फंसा हुआ होगा, ऐसे दांत को सॉकेटेड टीथ कहते हैं, और उसके लिए जो बायोलॉजिकल टर्म है वो थेकोडोंट है। तो सॉकेट में पाया जाता है, तो ये भी फीचर है, लेकिन वो पूछ नहीं रहा है, ये कह रहा है अलग अलग तरह का दिखता है वो वाला, तो हेट्रोडोंट। डेंटाइन जो है ये दांत का हार्डेस्ट पार्ट है, और उसके बाद जो है थोड़ा सॉफ्ट है, लेकिन सॉफ्ट नहीं, अभी भी वो बोन है, ठीक है। तो ये वाला पार्ट सब डेंटाइन कहलाएगा, ऊपर वाला जो हार्डेस्ट है ये एनामेल कहलाएगा, और नीचे में जो है ये पल्प कहलाएगा, जो सॉफ्ट पार्ट होगा एनामेल है, ठीक। और ये डेंटाइन, तो डेंटाइन के ऊपर एनामेल होता है, तो डेंटाइन सॉफ्टेस्ट पार्ट नहीं, अब ऐसा भी नहीं है हार्डेस्ट पार्ट नहीं, ये भी नहीं है, हार्डेस्ट एनामेल होता है, सॉफ्टेस्ट पल्प होता है। बिटवीन एनामेल एंड पल्प, हाँ बिल्कुल। एमाइलोलाइटिक एंजाइम्स जो स्टार्च को तोड़ता है, ठीक, कार्बोहाइड्रेट को तोड़ता है, स्टार्च इज ए फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, उनको एमाइलोलाइटिक एंजाइम्स कहते हैं या एमाइलेज कहते हैं। एमाइलेज, और एमाइलेज सलाइवा में पाया जाता है, और इसकी वजह से जो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन है वो प्रोटीन और फैट से पहले ही शुरू हो जाता है, सबसे पहले उसका ही शुरू हो जाता है, किसका, कार्बोहाइड्रेट का, स्टार्च का, एमाइलेज। तो आगे चल के एमाइलेज रिलीज होता है पैंक्रियाज से भी, ठीक ठाक रिलीज करता है, पैंक्रियाज जो है वो तो तगड़ा एंजाइम्स, अमाउंट ऑफ एंजाइम्स कुछ ज़्यादा ही रिलीज करता है, ठीक। एनीवेज, तो सलाइवा में जो है वो सेलेवरी एमाइलेज हो जाएगा, और पैंक्रियाज से जो है वो पैंक्रियाटिक एमाइलेज हो जाएगा। मेन फंक्शन ऑफ लैक्टियल्स, देखिए ये जो फैट है वो वाटर सॉल्युबल नहीं होता है, इनसॉल्युबल होता है, और ये लफड़ा बड़ा है, इसके वजह से उसका डाइजेशन काफी अलग हो जाता है बाकी सबसे, कि पहले जो इंटेस्टाइन के अंदर अगर उनको तोड़ने का उपाय ना किया जाएगा तो वो खुद बड़े बड़े ढेला क्या कहते हैं ब्लॉक्स बन के चल रहे होंगे फैट, तो एंजाइम्स कैसे काम करेगा, सरफेस एरिया कहाँ से बनेगा, तो जो बाइल जूस है वो ये काम कर रहा होगा कि वो एमल्सिफिकेशन कराएगा, मतलब छोटे छोटे टुकड़े में करेगा फैट को, और तब उस पर लाइपेज एंजाइम काम करेगा। लाइपेज कहाँ से रिलीज होता है, पैंक्रियाज से, तब उसका जो प्रोडक्ट होगा वो प्रोडक्ट सीधे ब्लड में नहीं एब्जॉर्ब होगा, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन सबका सीधे ब्लड में एब्जॉर्ब होता है, फैट का नहीं। फैट जो है वो लिम्फेटिक, थोड़ी देर पहले लिम्फ की बात बताए थे, लिम्फेटिक वेसल्स के थ्रू पहले फ्लो करता है, बाद में जाकर ब्लड में मिलता है। तो वो लिम्फेटिक वेसल्स जो इंटेस्टाइन का इनर लाइनिंग में जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन हैं जिनको विलाई कहते हैं, उसके अंदर जो लिम्फेटिक वेसल्स पाए जाते हैं उनको लैक्टियल कहते हैं, और उसका रोल होगा, ठीक, फैट के डाइजेशन का जो प्रोडक्ट है उसको एब्जॉर्ब करना। तो यहीं पे ध्यान रखिए, आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि फैट का जो फाइनल डाइजेशन हो जा रहा है तो आपको क्या मिल रहा है, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल बोलना होगा, ठीक है। प्रोटीन का फाइनल डाइजेशन हो जा रहा है तो क्या मिलेगा, अमाइनो एसिड।
कार्बोहाइड्रेट का फाइनल डाइजेशन हो जाएगा तो क्या मिलेगा? ग्लूकोज। ये फाइनल डाइजेशन सभी का कहाँ पे होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन। शुरू कहीं भी हो डाइजेशन, फॉर एग्जाम्पल स्टार्च का शुरू हो गया मुंह में ही, लेकिन सबका फाइनल कहाँ होगा, खत्म कहाँ होगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में। और वहां पे वैरायटी ऑफ एंजाइम्स होंगे जो लास्ट लास्ट तक तोड़ डालेंगे, और उस जूस का नाम होगा इंटेस्टाइनल जूस। इज द करेक्ट फंक्शन ऑफ द पैंक्रियाटिक जूस। पैंक्रियाटिक जूस में वैरायटी ऑफ एंजाइम्स होगा जो कुछ थोड़े बहुत आपको जानना है। ठीक, ट्रिप्सिन प्रोटीन पे काम करेगा एंड लाइपेज ओनली नहीं। क्या मतलब है? ट्रिप्सिन लाइपेज पे काम, लाइपेज तो खुद एंजाइम है, तो ये तो कुछ का कुछ बोल रहा है, सटिया गया है। ट्रिप्सिन डाइजेस्ट इमल्सिफाइड, इमल्सिफिकेशन से इमल्सिफाइड फैट्स। नहीं नहीं नहीं, इमल्सिफाइड फैट्स क्या होता है वो तो पता है, लेकिन ट्रिप्सिन प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है। ठीक है, पेप्सिन, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, ये सब नाम कहाँ से आता है? दो आप बोल दीजिए कम से, पेप्सिन और ट्रिप्सिन। ये दोनों प्रोटीन का डाइजेशन कर रहे होते, ये तो बोल रहा है फैट का, और लाइपेज मिलके दोनों सब फैट। ट्रिप्सिन करता है प्रोटीन को, लाइपेज करता है फैट को। ग्लूकोज गेट्स कन्वर्टेड इनटू पाइरुवेट इन साइटोप्लाज्म, और उसके बाद कहाँ घुस जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया। बात हो चुकी है पहले। ग्लाइकोलिसिस जो साइटोप्लाज्म में हो रहा था, 2 एटीपी बन रहा होगा, एटीपी के बनने को फॉस्फोराइलेशन कह रहे हैं, तो 2 ही हो रहा था। द ट्रैकिया इज प्रिवेंटेड फ्रॉम कोलैप्सिंग बाय, बात हो चुकी है। कार्टिलेजिनस रिंग होंगे, लेकिन वो पूरा नहीं होंगे, सी सेप्ट होते हैं, मतलब इनकम्प्लीट होते हैं। क्या बोला मैंने? सी सेप्ट होते हैं। आगे से पूरा रिंग दिखेगा, आगे से पूरा दिखेगा, ये सी हुआ तो आगे से पूरा दिखेगा, लेकिन पीछे से नहीं है, पीछे से कुछ क्षेत्र में नहीं है। और ऐसा क्यों जरूरी है? क्योंकि जस्ट पीछे इसोफेगस है जो खाना को लेके आगे बढ़ेगा। अगर ये रिंग पूरा होता तो इसोफेगस को दबा रहा होता, खाना को आगे बढ़ने में दिक्कत आता। ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस में वाटर का मूवमेंट होगा, वाटर का मूवमेंट होगा। वाटर का मूवमेंट कहां से कहां होगा? तो जहां वाटर पोटेंशियल ज्यादा होगा। ठीक, वाटर पोटेंशियल जहां ज्यादा होगा। अगर पूछता कंसंट्रेशन, तो देखिए कंसंट्रेशन बोला जाए तो वो सॉल्यूट्स के लिए ही नाम आता है मेल, तो सीधे आपको कंसंट्रेट बोला जाए कंसंट्रेशन तो समझिएगा सॉल्यूट्स। तो सॉल्यूट्स जिधर ज्यादा होगा, इधर सॉल्यूट्स ज्यादा है, ठीक, तो उधर इधर पानी कम होगा, पानी कम होगा। पानी कम होगा तो उधर से पानी इधर क्यों आएगा? इधर वाला पानी उधर जाएगा, ध्यान रखिएगा, नहीं तो फिर इसमें कंफ्यूज होने लगते हैं आप लोग। तो जिधर सॉल्यूट्स ज्यादा उसका कंसंट्रेशन ज्यादा, किसका? सॉल्यूट्स का, तो वो पानी को बुलाएगा, तो पानी हायर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट्स की तरफ जाता है। ठीक, कहां से? तो लो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट्स से। तो कंसंट्रेशन की बात करेंगे तो उल्टा बोल देंगे, और वाटर पोटेंशियल की बात करेंगे तो सीधा बोलेंगे, जहां हायर है वहां से जाएगा, किधर? लोअर को। तो देख लीजिए, हायर पोटेंशियल टू लोअर वाटर पोटेंशियल थ्रू सेमी परमेबल, यस। एब्जॉर्ब बाय रूट हेयर, रूट जो है ये वाटर को एब्जॉर्ब करने का एक अलग ही मामला बनाया रहता है। ये क्या करता है कि पहले मिनरल्स को एक्टिवली एब्जॉर्ब करता है। एक्टिव का मतलब एनर्जी यूज होता है, एटीपी यूज होता है, तो मिनरल्स को पहले एक्टिवली एब्जॉर्ब कर लेगा, और उसके बाद उसका कंसंट्रेशन हाई हो जाएगा, और सॉल्यूट्स जब ज्यादा होगा, मिनरल सॉल्यूट्स है, तो ये वाटर को बुलाएगा बाहर से, तो वाटर बाद में पैसिवली आएगा, लेकिन उसको बुलाने का उपाय करना पड़ा, सॉल्यूट्स अंदर बढ़ाने का, अभी भी बात हुई थी, तो वो एक्टिव प्रोसेस है। तो व्हेन कंसंट्रेशन सॉल्यूशन द सेल सेप इज हाई, ये तो पहले ही हो गया आंसर।
सॉल्यूट्स ज्यादा कर लेना है उधर, ठीक, बाकी पढ़ लीजिए। सॉइल में हाई नहीं भाई, रूट में हाई कर लो। और ये एक्टिव प्रोसेस है, ये सॉल्यूट्स बढ़ाने का ये एक्टिव प्रोसेस है, और उसके बाद पानी खुद से आएगा, वो पैसिव प्रोसेस हो जाएगा। कंट्रीब्यूट्स मोस्ट टू द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर फ्रॉम द ग्राउंड टू द लीव्स ऑफ टॉल ट्री। देखिए पानी के मूवमेंट में एटीपी यूज नहीं होता है, एटीपी यूज होगा फूड के मूवमेंट में, ध्यान रखिएगा, किस में, फ्लोएम में। तो फूड का ट्रांसपोर्ट प्लांट में एक्टिव प्रोसेस है, पानी का नहीं, ठीक, पानी का नहीं। पानी का ट्रांसपोर्ट पैसिव प्रोसेस होगा, डायरेक्ट एटीपी में यूज नहीं हो रहा होगा। लेकिन रूट्स में सॉल्यूट का कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए उस समय एटीपी यूज है, वो एक अलग बात है। लेकिन पानी जब घुसा रूट्स में तो वो फिजिकल फोर्सेस मदद कर रहा होगा उसको। फिजिकल फोर्सेस मैंने कहा, एक होगा रूट प्रेशर, पानी ज्यादा है नीचे तो कहेगा चल ऊपर, रूट प्रेशर, ठीक है। पतले पतले ये ट्यूब्स है जाइलम, तो उसमें कैपिलरी एक्शन होता है, कैपिलरी एक्शन भी थोड़ा सा खींचेगा ऊपर, ये भी फोर्स है, चलेगा, कैपिलरी फोर्स, ठीक। लेकिन ये दोनों फोर्स लंबे लंबे ट्री के लिए सफिशियंट नहीं है, छोटे छोटे ट्री के लिए ये काफी है। तो लंबे वाले में जो होगा मेन क्या होगा, तो ऊपर में पहले ट्रांसपिरेशन होगा, उससे पानी उड़ेगा, पानी उड़ेगा तो वो नीचे वाले पानी को खींचेगा, वहां पे प्रेशर कम होगा, तो ये ट्रांसपिरेशनल पुल कहलाता है। तो नीचे हाई प्रेशर हो जाएगा, ये खींचेगा। तो टॉल प्लांट के लिए जो मुख्य है वो पूछ रहा है, और वो क्या है, तो ट्रांसपिरेशनल पुल है, ट्रांसपिरेशनल पुल है। साथ में कोहेजन दे दिया है, तो घबराएंगे नहीं। कोहेजन जो है ये वाटर का वाटर के साथ अट्रैक्टिव फोर्स है, वाटर मॉलिक्यूल का वाटर मॉलिक्यूल के साथ, यानी सिमिलर मॉलिक्यूल्स के बीच फोर्सेस को कोहेजिव फोर्स कहते हैं। तो वो भी मदद करता है टॉल प्लांट को, ठीक है। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट था ट्रांसपिरेशनल पुल। स्टेटमेंट सब दे रहा है, चलिए पढ़ा जाए। सेलेक्ट द ऑप्शन पी क्यू आर टी, ये सब है क्या, उसकी बात कर रहा है। एस भी है, चलिए पढ़ते हैं क्या करके। इन पी समथिंग क्या है वो देखा जाए। ऑर्गेनिजम्स मेक यूज ऑफ केमिकल एनर्जी टू प्रिपेयर देयर फूड। देखिए जो ऑटोट्रॉफ है वो मेनली कौन होते हैं, वो फोटो ऑटोट्रॉफ होते हैं, मतलब लाइट एनर्जी को यूज करते हैं। लेकिन जो कीमोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स है, मेनली कुछ बैक्टीरिया होता है, वो लाइट एनर्जी को ना यूज करके अपने आसपास में जो दूसरे केमिकल रिएक्शंस हो रहे होंगे उसके, उनका एनर्जी यूज करके, वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होंगे, उनका एनर्जी यूज करके तब ये अपना फूड तैयार कर रहा होगा। तो ये कीमो सिंथेटिक हुआ। पी हो गया कीमोसिंथेटिक, ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं क्या मैचिंग होता है। ड्यूरिंग इनहेलेशन, सांस अंदर लेते समय, समथिंग ऑफ द रिब्स कॉन्ट्रैक्ट। अरे रिब्स में इंटरकोस्टल मसल्स होते हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। तो सबको लिखते चले, इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, तो क्यों क्या हो गया, इंटरकोस्टल मसल। पुलिंग द रिब्स, वो सांस लेने के लिए ये जो रिब्स है ये बाहर और ऊपर की तरफ उठता है, तो इंटरकोस्टल मसल्स उस समय क्या कर रहा होगा, तो इनको बाहर और ऊपर कर रहा होगा, ताकि चेस्ट कैविटी का वॉल्यूम बढ़ जाए, थोरेसिक कैविटी का, और उसमें एयर घुस जाए। इसका वॉल्यूम बढ़ेगा तो अंदर का प्रेशर घटेगा, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से हवा अंदर घुस जाएगा, ठीक। तो पुलिंग द रिब्स एंड स्टर्नम कहाँ, तो आउटवर्ड एंड अपवर्ड, ठीक है, आउटवर्ड एंड अपवर्ड, ठीक चल रहे हैं। देखा जाएगा फिर लास्ट में क्या बोलता है ये। ABCD ऑप्शन दे रखा है सब पर। हम द ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड फ्रॉम लीव्स टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट इज ट्रांसलोकेशन, ट्रांसलोकेशन।
अबाउट सम लीटर्स ऑफ ग्लोमेरुलर, अरे 180 लीटर, 180 लीटर इतना फिल्ट्रेट होता है, उनको ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट कह देंगे, ठीक है, जो कि बाउमन्स कैप्सूल के पास हो रहा है। लेकिन लेकिन इसमें से लगभग सब के सब एब्जॉर्ब कर लेने हैं, कुछ ही रिलीज करना है। अरे 24 घंटे में 1 से 1.5 लीटर यूरिन रिलीज होता है, बस हो गया, हो गया ना। चलिए देखा जाए अब, पी को लिख रहा है फोटोसिंथेटिक न्यूट्रिशन ना, ये कीमोसिंथेटिक है, तो पहला गलत, आगे पढ़ेंगे ही नहीं। क्यू इंटरकोस्टल मसल्स किधर है, क्यू ये रहा, क्यू इंटरकोस्टल मसल है, करेक्ट जा रहा है। आर आउटवर्ड एंड अपवर्ड है, ये सिर्फ अपवर्ड दे रहा है, ले लेंगे ले लेंगे, इसको ले लेंगे सही में। और टी कह रहा है अबाउट 180, तो करेक्ट हो गया। आगे पढ़ेंगे तो नहीं देखा, मिला लीजिएगा। सेल्स फॉर्म्ड इन बोन मैरो आर, बोन मैरो में सारे तो बोन मैरो में ही बनते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और कॉर्पसल्स, क्या कहते हैं, प्लेटलेट्स। लेकिन प्लेटलेट्स को सेल नहीं कहा जाता है, वो जस्ट मटेरियल का पैकेट है जो बनाया सेल नहीं है, ठीक, लेकिन वो सेल अब नहीं है रहा, तो इसलिए ये सेल्स कह रहा है जब, तो अच्छा रहेगा, सिर्फ आप आरबीसी डब्ल्यूबीसी बोलेंगे, प्लेटलेट का नाम नहीं लेंगे। अपटेक ऑफ वाटर एट द एक्सपेंस ऑफ एनर्जी, देखिए बात हुई है ना कि वाटर लेने के लिए एक्सपेंस ऑफ एनर्जी द सेल इज यूजुअली अगेंस्ट द ऑस्मोटिक ग्रेडियंट नोन एज, तो क्या एक्टिव एनर्जी यूज होगा। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन इज पॉसिबल बिकॉज, हाँ इसलिए क्योंकि एफरेंट जो है, जो आया है वो थोड़ा सा क्या कहते हैं, उसका अंदर में ल्यूमेन चौड़ा होगा, मतलब डायमीटर एफरेंट का ज़्यादा होगा और इफरेंट का कम होगा, ताकि वहाँ पे थोड़ा प्रेशर बने, भागने वाला रास्ता पतला हो जाए। तो अफरेंट का डायमीटर ज़्यादा कर दीजिए, इफरेंट का कम कर दीजिए। और कैपिलरीज ना बोल दीजिएगा, एफरेंट आर्टेरियोल बोलेंगे आप लोग, ठीक। कैपिलरीज तो देखिए यहाँ पे भी लिख रहा है मोर डायमीटर, लेकिन कैपिलरीज लिख दिया, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। कैपिलरीज होता है, उसको आप मोटा पतला ना कहे, आर्टेरियोल कहे। यहाँ पे आर्टेरियोल बढ़ते बढ़ते किस में बटेगा, कैपिलरीज में, फिर वहां पे एक्सचेंज हो रहा होगा, अलग बात है, लेकिन डायमीटर का मामला कह रहा है, तो एफरेंट और इफरेंट। The liquid which collects in the cavity of Bowman's capsule is, ठीक, क्या होता है, तो फिल्ट्रेट, ठीक, फिल्ट्रेट। ये सीधे यूरिन मत, ये तो बाद में होगा, जो फाइनल नेफ्रॉन से आगे बढ़ा होगा वो यूरिन कहलाएगा। आइए वो भी नेफ्रॉन के बाद कलेक्टिंग डक्ट आता है, सब है, जहां से जो जो चाहिए वापस ले लो, तब इसलिए यूरिन तो ये फाइनल किडनी से बाहर निकल रहा होगा, तब यूरिन। हाँ, ब्लड प्लाज्मा माइनस ब्लड प्रोटीन्स, हाँ ये तो सीरम कहलाएगा, ब्लड प्रोटीन निकाल देंगे। और प्लाज्मा है तो पहले ही सेल्स निकल चुका है, इसको सीरम कहते हैं। विच कलेक्शन बाउमन्स कैप्सूल, सीरम। ग्लाइकोजन कहाँ से आ गई, तो स्टोरेज है, स्टोरेज फॉर्म है ग्लूकोज का, जो लीवर में स्टोर होता है, ठीक है। ये यूज्ड बाइल फॉर एक्सक्रीशन, अब ऐसा क्या बात हो गया, ठीक है। बाइल जो है वो कहाँ रिलीज होता है, इंटेस्टाइन में, ठीक, वो वहीं से कुछ जो उसके बचे हुए पार्ट होंगे वो सब कहाँ से रिलीज हो जाएंगे, फीकल मैटर के साथ, ठीक, यूरिन होगा नहीं, क्लियर। तब देखिए फिल्ट्रेट मतलब प्रोटीन बाकी रह जाएगा, सेल्स बाकी रह जाएगा, बाकी सब निकल जाएगा, ठीक। तो ये सीरम जैसा होगा, सीरम जैसा होगा। यहाँ पे सीरम नाम ना बोलेंगे, क्योंकि कुछ केमिकल्स ऐसे होंगे जो क्लॉटिंग वाले भी होंगे, प्रोटीन्स नहीं होंगे, इसलिए ये बात जो कह रहा है यहाँ आप सीरम से बिल्कुल कंफ्यूज ना करेंगे। भाई ब्लड प्लाज्मा में से प्रोटीन हटा दीजिए, बाकी सब जा रहा होगा, ठीक, चाहे वो कोई क्लॉटिंग फैक्टर्स ही क्यों नहीं, बस प्रोटीन नहीं होना चाहिए। आइए कुछ एसर्शन क्वेश्चंस देखते हैं फटाफट। आप जानते हैं कि
दोनों स्टेटमेंट सही है। तो और एक्सप्लेनेशन भी है, पहले स्टेटमेंट का एक्सप्लेनेशन है दूसरा, तो ए चुनेंगे। और सिर्फ दोनों सही है, एक्सप्लेनेशन वाला मामला नहीं है, तो बी चुनेंगे। पहला सही है दूसरा गलत है तो सी चुनेंगे, दोनों गलत है तो डी चुनेंगे। चलिए, ट्रांसपिरेशन लोअर्स डाउन प्लांट टेम्परेचर। बिल्कुल, अरे आपका पसीना सूखता है तो आपको ठंडा नहीं फील होता है, अच्छा है, तो बिल्कुल सही है। ट्रांसपिरेशन रिड्यूसेस द कंसंट्रेशन ऑफ मिनरल सॉल्ट ना, पानी उड़ जाएगा तो जो सॉल्ट बच गया उसका कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा ना, ये रिड्यूस कर रहा है, तो गलत हो गया, तो ऑप्शन सी। डेफिशिएंसी सिम्टम्स अकर इफ द सॉइल इज लैकिंग एनी पर्टिकुलर। हाँ, किसी मिनरल की कमी हो रही है तो डेफिशिएंसी सिम्टम्स आने लगेंगे, ठीक। एक्सेस ऑफ मिनरल्स कॉज टॉक्सिसिटी, हाँ ज्यादा भी हो जाएगा तो भी गड़बड़ है, बिल्कुल सही है। लेकिन डेफिशिएंसी की वजह से सिम्टम आया, ये क्यों आया, ऐसा तो इसमें कुछ नहीं दिख रहा है, ये अपनी जगह सही है, वो अपनी जगह सही है। एरोबिक रेस्पिरेशन इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स इन्वॉल्व्स एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस ट्वाइस। हाँ, जो दो बार एक्सचेंजेस ऑफ गैसेस हो रहा है, एक बार लंग के पास, ठीक, जहाँ पे CO2 मेनली रिलीज हो रहा है, ऑक्सीजन लिया जा रहा है, एक बार टिश्यू के पास, सारे टिश्यू के पास, वहां पे ऑक्सीजन ले लिया जा रहा है और CO2 दे दिया जा रहा है। ले लो भाई, कहाँ ले जाओ, लंग्स के पास, वहां पे एक्सचेंज कर, दो जगह एक्सचेंज हो रहा होगा, ठीक है, मल्टीसेलुलर। एक्सचेंज अकर्स फ्रॉम लंग टू हार्ट एंड देन हार्ट टू, ना ना ना, लंग टू हार्ट क्यों, लंग से ब्लड में होगा और ब्लड से फिर कहाँ पहुंचेगा, वो सब टिश्यू के पास, तो एक्सचेंज होगा लंग में और सारे टिश्यू में, कैपिलरीज में। तो पहला सही है लेकिन दूसरा गलत है। इन सम एनिमल्स लाइक एम्फीबियंस द फर्स्ट स्टेप ऑफ गैसियस एक्सचेंज अकर्स थ्रू बॉडीज। नहीं, देखिए, एक स्टेप बोलिए, फर्स्ट स्टेप क्यों बोल रहे हैं, एक स्टेप ऑफ गैसियस एक्सचेंज होता है बॉडी सरफेस से कई एम्फीबियंस में, इनफैक्ट फ्रॉग में फेमस है, और ऐसे रेस्पिरेशन को क्यूटेनियस रेस्पिरेशन कहते हैं। क्यूटेनियस टर्म आता है स्किन के लिए, तो क्यूटेनियस रेस्पिरेशन होता है, ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। बॉडी सरफेस और मेम्ब्रेन ऑफ एम्फीबियंस इज थिक इन नेचर ना, जब स्किन से ही गैस का एक्सचेंज करा देना है फ्रॉग में, जब मैंने बोला तो कंफ्यूज मत होइएगा, एम्फीबियन में लंग होता है, लंग होता है, लेकिन स्किन भी साथ देता है कई में। फॉर एग्जाम्पल फ्रॉग का ही फेमस है, 30% के आसपास एक्सचेंज हो रहा होगा स्किन के थ्रू, लेकिन 70% हो रहा होगा लंग के थ्रू, ठीक है। तो जो स्किन करा रहा है उसको सॉफ्ट होना होगा, उसको मॉइस्ट होना होगा, भीगा हुआ सॉफ्ट होना चाहिए। अगर फील करना है तो किसी मेढक को टच करके देख लीजिएगा कितना सॉफ्ट स्किन होगा, और भीगा हुआ भी होगा, ठीक। ये कह रहा है मोटा होना है ना। When water has to be conserved in the body, ADH is secreted from the person। देखिए, इतना तो डिटेल में हार्मोन आपको नहीं पढ़ना है, लेकिन ये एंटी डायूरेटिक हार्मोन कहलाता है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। अगर इसके नाम से पकड़ लेंगे तो हो जाएगा। डायूरेसिस का मतलब होता है पेशाब का बनना, एंटी है मतलब उसमें पानी कम जाने दे रहा है, कम पेशाब बनने दे रहा है, ठीक। ऐसा क्यों करेगा ये एडीएच, क्योंकि शरीर में पानी की कमी है, डिहाइड्रेशन हुआ है, ठीक। कोई बहुत देर से धूप में काम कर रहा था तो शरीर में पानी को बचाना है, तो उसमें एडीएच ज्यादा रिलीज होगा, और जो फिल्ट्रेट बना है बाउमन्स कैप्सूल से जो आगे बढ़ा है नेफ्रॉन के अंदर, उसको बोलेगा पानी अब दो सारा के सारा। पहले भी लगभग सब ले ले रहा था, लेकिन अब और ले लेगा, थोड़ा सा यूरिन बनने देगा। कौन, एडीएच। एडीएच वो हार्मोन है जो कहाँ से रिलीज होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होता है, इतना बोल देंगे काफी है, ठीक। और पिट्यूटरी ग्लैंड में दो लोब होते हैं, आगे वाले को एंटीरियर लोब, पीछे वाले को पोस्टेरियर लोब, तो बिल्कुल करेक्ट है, ठीक। अच्छा, ये कैसे करता है, तो एडीएच रेंडर्स कर देता है क्या, द वॉल्स ऑफ डीसीटी। अब देखिए थोड़ा सा ये सब नेफ्रॉन का इतना डिटेल आपको नहीं जानना है, ये डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है जो आगे की तरफ है, कलेक्टिंग डक्ट जो और आगे है, और सबका डक्ट आके मिलेगा और
किडनी में एक जगह, और फिर वहां से यूरिन आगे बढ़ेगा। एंड ट्यूब्यूल इम्परमिएबल टू वाटर ना, इसको पानी लेना है ना, तो इम्परमिएबल कर देगा तो पानी तो फिर भाग जाएगा। ये पानी वापस लेना है तो वाटर के लिए परमिएबिलिटी बढ़ा देगा, बोलेगा वाटर वापस आओ। तो ये गलत हो गया ना, इम्परमिएबल लिख के गड़बड़ कर दिया। समझ रहे ना, खाली परमिएबल बोल देता तो ये सही हो जाता, सही हो जाता। ठीक है, तो ये भी सी हो गया। मेनी एडवांस्ड इनवर्टिब्रेट्स हैव ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। हाँ, इनवर्टिब्रेट्स, ठीक, जैसे कि कॉकरोच है, और काइनोडर्माटा है, स्टारफिशेस जिसको कहते हैं, मोलस्का है, ये सब जो है। कॉकरोच किस में आता है? आर्थ्रोपोडा में आता है। इन सब में ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है। ओपन का मतलब ये है कि ये ट्यूब के अंदर फ्लो नहीं करता है इनका ब्लड। ट्यूब के अंदर फ्लो करेगा तो उनको क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में जो है ये मैमल्स, बर्ड्स, ये सब आ जाएंगे। इनको जिस फाइलम में रखा गया उसको कॉर्डाटा कहते हैं। ठीक, और कुछ और भी फाइलम है उसमें हो सकता है, जैसे कि जो अर्थवर्म वाला है उसमें भी। तो ब्लड वेसल्स के अंदर यानी ट्यूब्स के अंदर फ्लो करते हैं, उनको क्लोज्ड सर्कुलेशन कहते हैं। और जो ऐसे ही बॉडी के अंदर अलग अलग कैविटी है, साइनसेस कहते हैं उनको, उसमें ब्लड है और उसी में हिलडुल कर रहा है, गैसेस एक्सचेंज करा रहा है। ठीक, और आपने कॉकरोच को मारा तो पूरा वो जो साइनसेस था, टैंक था, ऐसे ही फूट गया, सारा ब्लड बाहर आ गया सीधा। तो वो किसी ट्यूब के अंदर नहीं फ्लो कर रहा था। तो ये सच है, उनके पास ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। हम लोगों में क्या है? क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम है। द ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम इज ओपन टू द एनवायरमेंट ना। ओपन का मतलब ये थोड़ी कि वो बाहर की तरफ ओपन है, बॉडी के अंदर ही है, बस ट्यूब के अंदर नहीं है। उसका ये मतलब होता है, जब तक आप ये बात नहीं समझते इस स्टेटमेंट में फंस जाते। यहाँ ओपन और क्लोज का क्या मतलब है? ठीक, ओपन मतलब वो ट्यूब के अंदर नहीं है। और तो पहला वाला स्टेटमेंट करेक्ट है। दूसरा एक बार फिर से सी, लगातार सी मिल रहा है। नॉर्मल हार्ट रेट इज 75, 72 भी बोलता तो आप ले लेते, बिल्कुल सही लेते, कोई दिक्कत नहीं है, पर मिनट। एंड कार्डियक साइकिल इज 0. हाँ, एक बार धड़कने में 0.8। ठीक है, तो एक मिनट में कितनी बार धड़केगा? तो आप कहेंगे 60 डिवाइडेड बाई 0.8 इज इक्वल टू, ऊपर कर दीजिए, तो 600 डिवाइडेड बाई 8। ठीक है, 8 सते 56 और 4 बचा, 8 बचे 40। देखिए आ गया 75। तो 75 बीट्स पर मिनट, तो पर मिनट। एंड कार्डियक तो बिल्कुल करेक्ट है पहला स्टेटमेंट। कार्डियक साइकिल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द हार्ट रेट। हाँ, ये हार्ट रेट है और ये कार्डियक साइकिल है, दिखाई दे रहा है, ये ऊपर ये नीचे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब कार्डियक साइकिल एक बार धड़कने में ज्यादा टाइम ले लेता तो एक मिनट में कम ही होता ना, टोटल गिनती तो कम ही आती ना। तो ये ज्यादा तो वो कम, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल द हार्ट रेट। तो दोनों स्टेटमेंट अपनी अपनी जगह है भाई, उसका ये कारण थोड़ी है। ठीक है, इसको कारण में क्यों लेंगे कि नॉर्मल हार्ट रेट इतना होता है, ये होता है? हाँ होता है, ये भी होता है। ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल ऑफ हार्ट हैज ए थिनर वॉल। नहीं भाई, उसी का तो सबसे मोटा होता है, पहले ही गलत हो गया। और ध्यान रखिएगा, ऐसे स्टेटमेंट वाले में अक्सर ऐसा ही सेटिंग रहता है कि पहला गलत हो गया तो दूसरा गलत हो हीगा, तभी तो ऑप्शन डी आएगा। लेफ्ट वेंट्रिकल नीड्स टू पंप ब्लड टू नियर बाई लंग्स। नहीं भाई, लेफ्ट वेंट्रिकल पूरे शरीर को देता है। ठीक, लंग को कौन भेजता है? राइट वेंट्रिकल। वॉल्स ऑफ वेंट्रिकल्स आर थिकर देन एट्रिया। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि उनको क्या कहते हैं, आर्टरी में ब्लड पंप करना है हाई प्रेशर में। ठीक, दिस हेल्प्स इन प्रिवेंटिंग द बैक फ्लो ऑफ ब्लड। नहीं भाई, वॉल्स ऑफ वेंट्रिकल्स आर थिकर देन एट्रिया, वो अपनी जगह है, और उसके वजह से बैक फ्लो रुकेगा। नहीं भाई, उसके वजह से हाई प्रेशर देने में हम कामयाब होते हैं कि हर टिश्यू तक पहुंच सके ब्लड, बॉडी के हर पार्ट तक पहुंच सके। ये काम है उसका, कितना जोर से धक्का मारो। ठीक,
तो इसलिए ये दिस हेल्प्स इन प्रिवेंटिंग द बैक फ्लो। नहीं, बैक फ्लो इसके वजह से होता है, ये कहना उचित नहीं है, नहीं है। ठीक, तो ये कहना जब उचित नहीं है तो सी ले लीजिए। ब्लड इज द सर्कुलेटरी फ्लूइड, बहुत सुंदर बात है। हाँ भाई, ठीक। ब्लड हैज सम एडवांटेज ओवर वाटर। हाँ भाई, सीधे पानी रहता तो क्या उसमें हेमोग्लोबिन है, ये सब चीजें हैं? नहीं है। हेमोग्लोबिन ऑक्सीजन को लेके जा रहा है, पानी होता तो सिर्फ डिफ्यूजन हो रहा होता, थोड़ा सा जाता, डिफ्यूजन से काम नहीं चलता आपका। तो ब्लड के पास ये फायदा है, एडवांटेज है, सीधा पानी के ऊपर, और इसकी वजह से ब्लड अच्छा सर्कुलेटरी फ्लूइड है। तो कारण भी आ गया, कारण आ गया, तो ये देंगे। इसी के साथ हम लोग रुकेंगे और हम आपसे इजाजत चाहेंगे। मिलते हैं अगले डिस्कशन में। थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट।